अपर मून 2 डोमा वर्सेस शिनोबु कानाओ एंड इनोस्के, जो कि वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फाइट है पूरी एनिमे हिस्ट्री में। इस वीडियो में तुम्हें पूरी डोमा और इनोस्के की बैक स्टोरी पता चल जाएगी। साथ ही तुम ये भी देखोगे कि कैसे कानाओ और इनोस्के इतने पावरफुल अपर मून को मारते हैं जबकि वो तो हाशिराज भी नहीं है। ओवरऑल आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर इस सीरीज का पार्ट 1 तुम लोगों ने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि सारे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल में कैसे आए थे। और जब सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में घुसते हैं तब सबसे पहला हाशिरा जो कि एक अपर मून से मिलता है वो है शिनोबु। जैसे ही शिनोबु गेट खोलकर डोमा के रूम में घुसती है वो देखती है कई सारी लड़कियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई है और डोमा जो कि अपर मून 2 है वो उस कमरे में बड़ी ही शांति से बैठा हुआ था और एक एक करके सारी लड़कियों को खा रहा था। और तभी डोमा शिनोबु को बड़ी ही फॉर्मल तरीके से ग्रीट करता है और शिनोबु ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि एक डीमन इतनी आराम से कैसे बात कर सकता है जबकि डीमंस का नेचर ऐसा नहीं होता। तभी उन लाशों के ढेर में से एक जिंदा लड़की मदद की भीख मांगती है शिनोबु से, लेकिन डोमा उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन शिनोबु की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो उस लड़की को बचा लेती है और जब तक शिनोबु उस लड़की को डोमा की रेंज से दूर लेकर आती है तब तक उसे पता चलता है कि उस लड़की के कई सारे टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन डोमा का मानना था कि उसने बिल्कुल ही सही करा है क्योंकि अब वो लड़की मारी जा चुकी है तो वो बिल्कुल भी दर्द फील नहीं कर पाएगी। अब उसे कोई भी सफरिंग नहीं होगी और उसे किसी चीज से डरने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर डोमा कहता है कि जब फाइनली मैं उस लड़की को खाऊंगा तब वो मेरा ही एक पार्ट बन जाएगी और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। लेकिन शिनोबु ये सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी और उसे अब डोमा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर डोमा शिनोबु से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो तुम मुझसे बिना डरे कह सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा। और सीरीज के इस पॉइंट तक हमने शिनोबु के मुंह पर सारे एक्सप्रेशंस देखे हैं, खुशी, डर, कंफ्यूजन, लेकिन हमने कभी भी शिनोबु को गुस्से में नहीं देखा जिसका भी एक कारण है। लेकिन इस पॉइंट पर जब डोमा उससे ऐसी बात पूछता है तब हमें पहली बार शिनोबु को गुस्से में दिखाया जाता है। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें ये हावरे याद नहीं कि कैसे तुमने मेरी बड़ी बहन को मार दिया था। और उस हावरे की वजह से डोमा को याद आता है कि हाँ एक लड़की थी तो सही जो कि फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी। और डोमा को याद आता है कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन को मार दिया था और मारने के बाद वो उसे खाना भी चाहता था लेकिन सनराइज होने की वजह से वो उसे खा नहीं पाया। और इतने में ही शिनोबु डोमा की आंख पर हमला कर देती है और उसकी गजब की स्पीड को देखकर डोमा भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी डोमा यूज करता है ब्लड डिमन आर्ट लोटस आइस और इस अटैक से वो शिनोबु को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और उस अटैक से एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर थी वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे ब्रीथ करेगा तो उसकी लंग्स हाथों हाथ ही जम जाएगी। फिर डोमा बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट तो हो ही, लेकिन तुमने मेरे गले पर हमला करने की बजाय मेरी आंख पर हमला किया जिससे एक अपर मून को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर शिनोबु का जवाब होता है कि उसका मकसद था ही नहीं डोमा की गर्दन काटना, वो तो बस उसकी बॉडी में पॉइजन पहुंचाना चाहती थी। और तभी डोमा की हालत खराब होने लगती है, वो खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन जैसा कि शिनोबु को डर था इतना कम पॉइजन डोमा को मारने के लिए काफी नहीं है और कुछ सेकंड्स में ही डोमा उस पॉइजन से इम्यून हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये शिनोबु का पहला ही पॉइजन था इसलिए डोमा काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि अगले पॉइजन कितने पावरफुल होंगे। मतलब डोमा को उसकी स्ट्रेंथ पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो हाशिराज के सामने भी मजाक मस्ती कर रहा है। लेकिन शिनोबु भी जानती थी कि इतनी जल्दी डोमा नहीं मरेगा, इसलिए वो अगले अटैक के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं डोमा के बचपन या फिर उसके पास्ट को, जहाँ पर डोमा के जन्म के साथ ही उसकी आंखों का कलर रेनबो कलर का था और उसके बाल भी व्हाइट कलर के थे, जिस वजह से लोगों का ये मानना था कि डोमा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और डोमा के पेरेंट्स का भी यही मानना था और यही वो कारण था कि डोमा अपने पेरेंट्स को बहुत ही बेवकूफ समझता था। जिसके बाद डोमा के पेरेंट्स अपना खुद का नया कल्ट शुरू कर देते हैं, इटर्नल पैराडाइज कल्ट। और इसका एक सेपरेट मंदिर भी था जहाँ पर कई सारे लोग आते थे और 4-5 साल के बच्चे डोमा से अपनी लाइफ में हो रहे दुख दर्द के लिए सॉल्यूशन मांगते थे। हालांकि डोमा में बचपन से कोई भी फीलिंग्स नहीं थी और उसे अडल्ट्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था क्योंकि वो इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं समझते कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें कलरफुल है वो उन्हें मोक्ष नहीं दिला सकता। और इस सब से डोमा इतना परेशान हो जाता है कि वो रो देता है क्योंकि उसके हिसाब से देवता भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सब सिर्फ इंसानों के बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं ताकि वो अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। लेकिन अडल्ट्स कैसे भी हो, डोमा बचपन से ये समझता था उन्हें
अंधविश्वास से ही सही लेकिन खुश करना डोमा का काम है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि शिनोबू डोमा पर अपने एक और पॉइजन से हमला करती है, लेकिन डोमा को बिल्कुल टाइम नहीं लगता उसे हील करने में, और उल्टा वो शिनोबू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि डोमा के ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबू की सांसें अब तेज हो रही है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डोमा कहता है कि कब तक तुम अपनी सांसों को रोक कर रखोगी, कभी ना कभी तो तुम्हें सांस लेनी ही पड़ेगी और मेरे ब्लड डीमन आर्ट को इनहेल करना ही होगा। शिनोबू अब ये चीज तो समझ गई थी कि अगर वो और ज्यादा सांस लेगी तो डोमा का ब्लड डीमन आर्ट उसे अधमरा कर देगा, और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आइज हेक्सागन का यूज करती है और डोमा को मल्टीपल जगह पर स्टैब कर देती है। डोमा कहता है कि शिट यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है शिनोबू की बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा कट आ चुका था, क्योंकि शिनोबू भले ही फास्ट होगी लेकिन डोमा भी अपर मून 2 है। फिर डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है, शायद तुम मेरा गला भी काट देती, लेकिन शिट तुम्हारे हाथों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम मेरे गले को काट सको। फिर जब शिनोबू का खून उसके हाथों पर गिरता है तब वो रियलाइज करती है कि उसके हाथ कितने ज्यादा छोटे हैं, और वो सोचती है कि बचपन में उसकी हाइट बढ़ना बहुत जल्दी ही बंद हो गई थी और एक लड़की होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम बढ़ी थी। फिर वो सोचती है कि अगर उसके हाथ और मसल्स थोड़ी पावरफुल होती तो वो भी डीमंस का गला काट पाती, जैसे कि उसकी बड़ी बहन कर पाती थी। फिर शिनोबू को अपनी बड़ी बहन के साथ बिताए आखिरी पल याद आने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि वो डोमा को कभी नहीं हरा सकती, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। वो शिनोबू से कहती है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, लेकिन शिनोबू जो कि रोने लगी थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उसकी इंजर्ड बॉडी की वजह से और उसके ब्लड डीमन आर्ट से सांस ना लेने की वजह से। कानाए इस पर बोलती है कि ये कोई कारण नहीं हुआ डोमा से हारने के लिए, भले ही शिनोबू को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े लेकिन डोमा को मारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी डोमा शिनोबू की तरफ बढ़ने लगता है और शिनोबू को उसकी छोटी बहन कानाओ याद आती है। इससे पहले डोमा कुछ बोल पाता या कर पाता, शिनोबू उठकर खड़ी हो जाती है और ये देखकर डोमा काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जब शिनोबू खून की उल्टियां करने लगती है तो डोमा उसे मना करता है कि अपनी छोटी सी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, लेकिन इससे पहले डोमा कुछ और बोल पाता, शिनोबू यूज करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द सेंटीपीड 100 लेग बिलोस, और डोमा जो कि अभी तक मजाक के मूड में था एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट थी कि डोमा को कुछ दिखा ही नहीं, और सडनली शिनोबू डोमा के सामने आ जाती है। डोमा भी अपनी पूरी स्पीड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से उसकी सिर्फ हावरी ही कटती है और शिनोबू नीचे झुककर उस पर अपना मेन अटैक यूज करती है, जिससे वो अपनी तलवार को डोमा के गले के आर पार करते हुए ऊपर सीलिंग में घुसा देती है। तभी शिनोबू को अपना बचपन याद आने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर एक दिन सबकी ही तरह किसी डीमन ने शिनोबू के घर पर हमला कर दिया और उसके पेरेंट्स को मार दिया। वो डीमन शिनोबू और उसकी बड़ी बहन को भी मारने ही वाला था, लेकिन टाइम पर वहाँ पर गियो में आ जाता है और उन दोनों बहनों को बचा लेता है। और वही दिन था जब शिनोबू और उसकी बड़ी बहन कानाए एक दूसरे से वादा करती हैं कि जैसे उनकी फैमिली और सारी खुशियाँ डिस्ट्रॉय हो गई, वो दूसरों के साथ ऐसा नहीं होने देंगी। और उसके बाद वो दोनों ही डीमन स्लेयर बन जाती हैं और शिनोबू, जिसने अपनी तलवार अपर मून 2 के गले में डाल रखी थी, वो ये सोचती है कि एक डीमन को मारने से वो कई लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन एक अपर मून को मारने से वो कई हजारों लोगों की जान बचा सकती है। फिर शिनोबू को एनिमे के सीजन 1 का वो सीन याद आता है जब तांजीरो से पूछता है कि क्या तुम गुस्से में हो। शिनोबू तांजीरो की बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो तब से गुस्से में है जब से उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था, जब उसकी बहन को मार दिया गया था और जब उसके सारे स्टूडेंट्स को मार दिया गया था, वो तब से गुस्सा है। उसे याद आती है आओई, सुमी, कियो और नाहो के पेरेंट्स को जैसे मार दिया गया था और कैसे डीमंस की वजह से वो अनाथ और हेल्पलेस हो गई थी। फिर धीरे धीरे शिनोबू की तलवार डोमा के गले से स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी डोमा उसे पकड़ लेता है और गले लगा लेता है। डोमा की ग्रिप इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि शिनोबू खुद को छुड़वा ही नहीं पा रही थी, और डोमा शिनोबू को कांग्रेचुलेट करता है इतनी दूर आने के लिए और शिनोबू का मजाक भी उड़ाता है उसके कमजोर होने की वजह से। और डोमा सोचता है कि ये लड़की वर्दी है मेरा खाना बनने के लिए और मेरे अंदर समाने के लिए, जिस पर शिनोबू कहती है कि तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी हम देखते हैं कानाओ को जो कि दौड़ते हुए गेट खोलती है और उसकी मास्टर को अपर मून 2 की पकड़ में देखती है और कानाओ के सामने ही डोमा झटके से शिनोबू की हड्डियां तोड़ देता है, जिससे शिनोबू की तलवार जमीन पर गिर जाती है। कानाओ बिना टाइम वेस्ट किए फ्लावर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म को यूज करती है अपनी मास्टर को छुड़वाने के लिए, लेकिन डोमा उसे आराम से डॉच कर लेता है और कहता है तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, जब कोई आराम से खाना खा रहा हो तब तो उस पर हमला नहीं करते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिनोबू की बॉडी को खा नहीं रहा था, उसे एज इट इज एब्जॉर्ब कर रहा था और कानाओ इतनी ज्यादा हेल्पलेस थी कि वो देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती है।
और उसे डोमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कुछ ही देर में डोमा शिनोबू को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है। डोमा कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा टेस्टी तो थी ही, साथ ही बहुत अच्छी भी थी, लेकिन हम ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन देखो आज का दिन कितना अच्छा है, भगवान ने मेरे लिए एक और स्वीट डिश भेज दी है। और वो ये सब कहता है शिनोबू की हेयर पिन को चाटते हुए। और ठीक इस पैनल के बाद मांगा में एक पॉज लग जाता है डोमा वाली फाइट पे और शुरू हो जाती है जेनित्सु और काइगाकू की फाइट। और जब वो फाइट खत्म होती है तो शुरू हो जाती है आकाजा वर्सेस तांजिरो एंड गियू। और उस फाइट के भी बाद हमें वापस से रिज्यूम किया जाता है डोमा फाइट को। अब इससे पहले हम डोमा की फाइट में और ज्यादा आगे बढ़े, मेरी तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो पर कमेंट भी कर दो ताकि इस वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़े और YouTube को पता चल सके कि वीडियो में थोड़ी मेहनत की गई है। और इसीलिए मैं इस वीडियो पर एक लाइक एम रखता हूं विच इज 999 लाइक्स। एंड जब ये लाइक एम कंप्लीट होगा तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने आकाजा वाली वीडियो पर लाइक करे ही नहीं और अपने टारगेट से बहुत पहले ही उसकी ग्रोथ रुक गई। तो क्योंकि इस वीडियो पर लाइक करके तुमने अपना काम कर दिया है, इसलिए मैं भी आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करके अपना काम करता हूँ। तो तुम लोगों ने पिछली वीडियो यानी कि इस वाली वीडियो में देख ही लिया था कि चैप्टर 152 पर आकाजा की मौत हो जाती है और डोमा की फाइट रिज्यूम होती है उसके ठीक बाद से, जब डोमा को ये रियलाइज होता है कि अभी अभी आकाजा मारा गया है। लेकिन डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दोस्त आकाजा मरे या जिंदा रहे, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी से हमें इतना तो पता चल ही गया था कि उसमें कोई इमोशन नहीं है। तो वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हुए अपने सामने खड़ी लड़की का नाम पूछता है, जिस पर उसके सामने खड़ी लड़की जो कि काफी ज्यादा डैमेज ले चुकी थी, वो लड़खड़ाते हुए कहती है कि उसका नाम है सुयुरु कानाओ और वो कोचो कानाए और कोचो शिनोबू की छोटी बहन है। जिस पर डोमा कहता है कि उसे देखकर लगता तो नहीं कि वो लोग ब्लड रिलेटेड है। खैर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ लड़कियां खानी है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस होती है। और डिलीशियस से उसे याद आता है कि उसका दोस्त आकाजा लड़कियों को खाने के सख्त खिलाफ था, जबकि डोमा के हिसाब से उसे लड़कियों को खाना चाहिए क्योंकि उनमें ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। लेकिन आकाजा कहाँ मानने वाला था। ऊपर से मास्टर मुजान ने भी उसे स्पेशल परमिशन दे रखी थी कि वो जिसे चाहे उसे खाए और जिसे चाहे उसे नहीं खाए। वैसे भी मास्टर मुजान उसे रैंडम मिशंस पर नहीं भेजते थे, वो उसे स्पेशल मिशंस पर ही भेजते थे। फिर वो आकाजा की मौत पर रोने लगता है कि अब उसका कोई दोस्त नहीं, जिस पर कानाओ बहुत ही सीरियस होकर बोलती है कि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है और वो ये चीज आसानी से बता सकती है कि डोमा के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। कानाओ कहती है कि सभी लोगों के जन्म के साथ उनमें कई सारी फीलिंग्स होती है, जैसे हैप्पीनेस, जेलसी, सैडनेस और एंगर, लेकिन डोमा इनमें से कुछ भी समझ नहीं सकता। हालांकि डोमा काफी ज्यादा स्मार्ट है तो उसे पता है कि कैसे इमोशंस को छुपाया जाता है और फेक फीलिंग्स दिखाई जाती है। कानाओ कहती है कि जब डोमा कुछ भी फील कर ही नहीं सकता तो वो ये फालतू की एक्टिंग क्यों करता है। वो कहती है कि डोमा अंदर से पूरी तरह से खोखला है और यहाँ तक कह देती है कि डोमा आखिर पैदा भी क्यों हुआ। अब डोमा जो कि सीरियस हो चुका था वो कहता है कि मैंने कई सारी लड़कियों को मारा है और उनसे बातें भी करी हैं, लेकिन मैं कभी भी तुम जैसी बुली से नहीं मिला जो कि इतनी सुंदर होने पर भी इतनी कड़वी बातें करती है। कानाओ इस पर कहती है कि वो उससे इतनी ज्यादा नफरत करती है कि उसके मुंह से सच ही निकल गया। डोमा इस पर कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ और बात रही कि मैं पैदा भी क्यों हुआ हूँ तो एक काम करो, मुझे मार ही दो, अगर मार सकती हो तो। डोमा सडनली कानाओ के पीछे आ जाता है और अपने फैंग से उस पर हमला कर देता है, लेकिन कानाओ ना केवल उस अटैक को डॉज कर लेती है, वो डोमा के पेट पर भी एक स्लैश मार देती है। डोमा उस पर हमला करता है लेकिन वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से खुद को फिर से बचाने में कामयाब हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, उस पूरे कमरे में जो डोमा का ब्लड डिमोनाट फैला हुआ था, कानाओ ने अभी तक उसे इनहेल नहीं करा, मतलब वो प्रॉपर्ली सांस भी नहीं ले रही है। फिर कानाओ मन ही मन में सोचती है कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, घबराहट में उसके हाथ अपने आप ही धूज रहे हैं और डोमा की वो खतरनाक इमेज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। लेकिन उसे डोमा पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मानो उसकी बॉडी जल रही है सिर्फ डोमा को मारने के लिए। तभी वो डोमा के सामने चिल्लाती है कि वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि डोमा ने उसकी फैमिली को मार दिया। तभी वो यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग, फिफ्थ फॉर्म, पियोनी ऑफ फर्टिलिटी और रैपिडली वो डोमा पर कई सारे हमले कर देती है, जिसके जवाब में डोमा यूज करता है ब्लड डिमन टेक्निक, स्नोफॉल इन अ विल्टेड गार्डन, जिससे बहुत ही मजबूत आइस की कई सारी लेयर्स डोमा के सामने बन जाती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कानाओ अपने फ्लावर ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म से सभी को तोड़ देती है। डोमा समझ जाता है कि ये भले ही बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एनालिटिकल स्पीड और आंखों की तेजी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो कानाओ की आंखों पर हमला करता है। लेकिन ऑफ कोर्स कानाओ उसे डॉज कर लेती है और फ्लावर ब्रीदिंग के सिक्स्थ फॉर्म से वो डोमा पर फिर से अटैक करती है। कानाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग के सिक्स्थ फॉर्म स्वर्लिंग पीच को, और कानाओ जिस फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड के साथ डोमा पर हमला करती है उससे डोमा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि कानाओ कोई आसान शिकार नहीं है। तभी डोमा यूज
यूज करता है अपना ब्लड डीमन आर्ट लोटस वाइन और वो कई सारे बर्फ के बने हुए लोटस से कानाओ पर हमला करता है, जिसके जवाब में कानाओ उन सभी को काट देती है। और इससे पहले कानाओ संभल पाती, डोमा अपना दूसरा अटैक कोल्ड व्हाइट प्रिंसेसेस कानाओ पर लॉन्च कर देता है। कानाओ इस अटैक को बेयरली ही डॉच कर पा रही थी कि तभी डोमा ऊपर की तरफ से विंटर आइसिकल अटैक कर देता है। इन अटैक से बचने में कानाओ को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और डोमा भी इस चीज को मेंशन करता है कि उसे सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में ही हराया जा सकता है, दूर से वो अपनी पावर्स का बिल्कुल परफेक्ट यूज कर सकता है। और तभी एक सेकंड के लिए डोमा गायब हो जाता है, लेकिन जब वो वापस से अपीयर होता है तब उसके हाथ में कानाओ की निचिरन ब्लेड थी और कानाओ ये देखकर शॉक्ड रह जाती है और डोमा कानाओ पर टॉन्ट मारते हुए कहता है कि उसे अपनी तलवार को थोड़ा टाइट पकड़ना चाहिए और इसी के साथ वो कानाओ से कहता है कि अगर तुम में ताकत है तो इसे लेकर दिखाओ। तभी डोमा ब्लड डीमन आर्ट स्कैटर लोटसेस यूज कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा फास्ट था कि कानाओ उसे डॉज करने की जगह कम से कम डैमेज होने वाला स्पॉट ढूंढती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कई सारे कट्स आ जाते हैं। लेकिन तभी इस फाइट में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमारे लॉर्ड इनोस्के रूफ तोड़ते हुए सीधा डोमा के रूम में एंटर कर जाते हैं और सभी को सावधान होने के लिए कह देते हैं। तभी इनोस्के यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग फिफ्थ फैंग मैड क्लीव, जिससे वो डोमा के अटैक को पूरी तरीके से काट देता है और कानाओ को बचा लेता है। जिसके बाद इनोस्के अपने सामने खड़े डीमन को जूम इन कर देखता है और अनाउंस कर देता है कि सामने खड़ा डीमन अपर मून 2 है और इनोस्के ही वो बंदा होगा जो कि उसे हराएगा और फाइनली एक हाशिरा बन जाएगा। डोमा मन ही मन में बोलता है कि वो कौन सा उसकी आइडेंटिटी छुपा रहा था और डोमा मन ही मन में सोचने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फिर इनोस्के कानाओ की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, अगर ये बात शिनोबू को पता चल गई तो वो बिल्कुल खुश नहीं होगी। जिस पर कानाओ कुछ रिस्पॉन्ड तो करती ही नहीं है, साथ में दुखी भी हो जाती है और इससे इनोस्के समझ जाता है कि शिनोबू मारी जा चुकी है और ये बात पता चलते ही इनोस्के पूरा सीरियस हो जाता है। डोमा जो कि दूर खड़ा हुआ बातें सुन रहा था वो कहता है कि किसने कहा शिनोबू मारी जा चुकी है, वो तो मेरे अंदर समा चुकी है और अब वो अमर है, क्योंकि जिसे भी मैं खाता हूँ वो मेरी बॉडी का एक पार्ट बन जाते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जिसके बाद इनोस्के को याद आता है कि शिनोबू ने उसे एक पिंकी प्रॉमिस किया था कि इनोस्के उस बैंडेज को नहीं निकालेगा जो कि शिनोबू ने उसे लगाई है। फिर इनोस्के इंसेनली सीरियस होकर बोलता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और डायरेक्टली इनोस्के डोमा पर हमला कर देता है और कानाओ उसे वार्न करती है कि डोमा की बनाई हुई एयर को बिल्कुल इनहेल मत करना, लेकिन इनोस्के कौन सा सुनने वाला था, इसलिए वो यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग फोर्थ फैंग और वो डोमा पर कई सारे स्लैशेस का अटैक कर देता है, जिस पर डोमा इनोस्के का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसकी तलवार टूटी हुई थी और उसके फाइटिंग का कोई स्टाइल है ही नहीं, वो तो बस जंगलियों जैसे तलवारों को चला रहा था। डोमा इनोस्के के गले पर हमला करता है, लेकिन इनोस्के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का नमूना दिखाते हुए उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और इनोस्के डायरेक्टली कानाओ के पास जंप मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनोस्के ने ये सरप्राइज अटैक इसलिए करा था ताकि वो कानाओ की ब्लेड वापस ला सके। डोमा को इस अटैक से थोड़ी चिढ़ होती है, इसलिए वो इनोस्के के पास जाता है और अपने फैन से उस पर हमला कर देता है और इनोस्के भी अच्छी टक्कर देते हुए उस अटैक को डिफेंड करता है और अपने अनप्रेडिक्टेबल मूव्स की वजह से वो डोमा के पेट पर एक किक भी मार देता है। फिर फुल स्पीड से इनोस्के डोमा की तरफ बढ़ने लगता है और डोमा के पास पहुंचने से पहले ही वो अपना अटैक लॉन्च कर देता है। डोमा ये चीज कैलकुलेट कर चुका था कि इनोस्के का अटैक उस पर नहीं लगेगा, लेकिन डोमा को असली झटका लगता है जब उसकी दोनों आंखें कट जाती है, क्योंकि यहाँ पर इनोस्के ने यूज किया था बीस्ट ब्रीदिंग नाइन्थ फैंग गॉडली अंड्यूलेटिंग स्लाइस, जिसमें वो अपने पूरे हाथों के जॉइंट्स को डिसलोकेट कर लेता है और सेफ डिस्टेंस से ओपोनेंट पर अटैक करता है। कानाओ इनोस्के को ऐसे देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड थी और तभी इनोस्के एक ही झटके में सारे जॉइंट्स को वापस अपनी जगह पर ले आता है और कहता है कि उसका निशाना बहुत ही कमजोर है, वो तो एक्चुअली में गले पर मारना चाहता था। और ये देखकर डोमा हंस पड़ता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम जैसे फाइटर से कभी फाइट नहीं की। जिस पर इनोस्के कहता है
कि ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक मेरी लेवल पर कोई पहुंचा ही नहीं है। इनोस्के ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसका मास्क एकदम से गायब हो जाता है और हम देखते हैं डोमा के हाथ में इनोस्के का मास्क था और वो कहता है कि बोर की चमड़ी बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है और आखिर तुम्हें इन सड़ी हुई आंखों में से दिखता भी कैसे है। जिस पर इनोस्के गुस्से में अपना मास्क वापस मांगता है कि तभी डोमा को कुछ याद आता है और वो कहता है कि एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। डोमा इनोस्के से पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिस पर इनोस्के गुस्से में अपना मास्क वापस मांगता है। हालांकि डोमा को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वो कब मिले थे। कानाओ इनोस्के को बोलती है कि डोमा बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए ये सब बोल रहा है, लेकिन तभी डोमा अपने दिमाग में अपनी उंगली डाल देता है और याद करने लगता है कि वो कौन सी मेमोरी थी जब वो इनोस्के से मिला था और उसे याद आती है एक लड़की आज से 15 साल पहले। डोमा को याद आती है एक 17-18 साल की यंग लड़की जिसे उसका हस्बैंड मेंटली तो परेशान करता ही था, साथ ही वो फिजिकली भी उसे बहुत मारता था। इसलिए इन सब से परेशान होकर उस लड़की ने अपना घर छोड़ दिया और अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर डोमा के मंदिर पहुंच गई और डोमा ने भी उसे अपने इटर्नल पैराडाइज कल्ट में जगह दे दी। उसके कोई भी भाई बहन, माता पिता या रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए उसके पास कोई जगह नहीं थी कहीं जाने के लिए। जब डोमा ने उस लड़की की हालत देखी तब डोमा जैसे राक्षस को भी उस पर दया आ गई। उसका फेस और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सूजी हुई थी और वो एक आंख से अंधी भी हो गई थी फिजिकल अब्यूज की वजह से। उस लड़की की आंखें और उसका चेहरा इतना ज्यादा सुंदर था कि डोमा जैसे इमोशनलेस राक्षस को भी वो लड़की हमेशा के लिए याद रह गई और इनोस्के का चेहरा उससे इतना ज्यादा मिलता है कि इस पूरी दुनिया में वही उसकी माँ हो सकती है। इनोस्के इस पर बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं तो एक बोर का बेटा हूँ। जिस पर डोमा कहता है कि अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें एक इंसान ने ही जन्म दिया होगा। इनोस्के फिर बिना सोचे समझे डोमा पर हमला कर देता है, बीस्ट ब्रीदिंग सिक्स्थ फैंग। लेकिन तभी डोमा कहता है कि तुम्हारा मुझसे मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है और वो इनोस्के की छाती पर बहुत ही गहरे 2 कट मार देता है। कानाओ इनोस्के से कहती है कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जान ले सकती है। डोमा फिर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखता है और बताता है कि वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि डोमा उसे बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता था, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की अगर तुम्हारे साथ में हो तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन उस लड़की के पास सिर्फ सुंदरता थी, दिमाग बिल्कुल भी नहीं था। उस लड़की की आवाज भी काफी अच्छी थी क्योंकि वो अपने बेटे के लिए हमेशा एक पिंकी प्रॉमिस नाम की लोरी गाती थी। वो हमेशा गाने की लिरिक्स को थोड़ा बदल देती थी और हर बार एक नए गाने की तरह सुरीला गाना गाती थी। तभी एकदम से इनोस्के की एक मेमोरी किक करती है और उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि वो पिंकी प्रॉमिस का गाना शिनोबू ने उसे नहीं बल्कि उसकी माँ ने उसके लिए गाया था। डोमा बताता है कि उसका उसे मारने का कोई प्लान नहीं था, इनफैक्ट वो तो उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। लेकिन जैसा कि उसने बताया उस लड़की में बिल्कुल दिमाग नहीं था, उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगा ये समझने में कि मैं अपने फॉलोअर्स को खाता हूँ। और जैसे ही उसे ये पता चला वो मंदिर से भाग निकली अपने बेटे से माफी मांगते हुए, क्योंकि उसकी माँ हमेशा गलत डिसीजंस लेती थी। इनफैक्ट उसे भागते हुए ये भी याद नहीं था कि वो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में भाग रही थी, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर जंगल में कहीं घूम जाती है और बस अपने बेटे को एक ही चीज बोलते हुए दोहरा रही थी कि आई एम सॉरी 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 सॉरी। वो जिस गांव में भागना चाहती थी वो उसे नहीं ढूंढ पाई और एक पहाड़ी के किनारे आकर रुक गई क्योंकि डोमा उसका पीछा कर रहा था। वो ये बात जानती थी कि डोमा उसे मिलते ही मार देगा, इसीलिए वो अपने बेटे से हजारों बार सॉरी कहती है और रोते हुए इनोस्के को नीचे पानी में फेंक देती है ताकि इनोस्के के जिंदा रहने का थोड़ा चांस तो बचे। वो अपने बेटे को पानी में बहते हुए देख रही थी कि तभी वहाँ पर डोमा आ जाता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। डोमा को पूरा यकीन था कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद वो बच्चा मारा गया होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ये करवट लेने वाली है। डोमा कहता है कि उस लड़के के साथ बहुत ही बुरा हुआ और डोमा बताता है कि उसने उसकी आखिरी हड्डी भी चाट चाट कर खा ली, क्योंकि वैसे भी अगर वो घर जाती तो उसका हस्बैंड उसे धीरे धीरे ही सही लेकिन मार देता। और डोमा कहता है कि उस बेचारी लड़की की किस्मत बहुत ही खराब थी। कानाओ जोर से चिल्लाती है कि चुप हो जाओ, लेकिन डोमा चुप ही नहीं हो रहा था। इनोस्के फिर पानी में से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और डोमा कहता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी
जिसके बाद इनोस्के को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरी मॉम और मेरे दोस्तों को मारने वाला डीमन ठीक मेरे सामने खड़ा है। वो डोमा से बोलता है कि मुझे अपना पास्ट याद दिलाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नर्क आखिर होता क्या है। डोमा इनोस्के से कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली में स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये तो बस इंसान की बनाई हुई झूठी कहानियां हैं। जबकि सच तो ये है कि जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है हमेशा सारी दिक्कतें उसी को उठानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, अच्छे और बुरे का फर्क देखे बिना, वही इस दुनिया में खुशी से रह पाते हैं। इनोस्के चिल्लाते हुए कहता है कि अगर नर्क नहीं होता तब भी वो डोमा के लिए एक नया नर्क बना देगा। जिसके बाद डोमा यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट फ्रीजिंग क्लाउड, जिससे हर जगह बर्फ के क्लाउड्स बन जाते हैं। इससे बचने के लिए इनोस्के यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग 10th फैंग सर्कुलर फैंग्स, और वो अपनी तलवार को पंखे की तरह घुमाकर सारे क्लाउड्स को खुद से दूर कर देता है। तभी कानाओ डोमा पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन डोमा उस अटैक को आसानी से देख लेता है, इसीलिए वो अपने फैंग से कानाओ को पानी में फेंक देता है। तभी डोमा हवा में कूदता है और छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। इनोस्के उसे नीचे बुलाता है और डोमा से पूछता है कि कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा, जिसके जवाब में डोमा कहता है कि अकाजा मारा जा चुका है और अब उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है यहाँ पर वेस्ट करने के लिए। इसीलिए डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक क्रिस्टल मीको डॉल बना लेता है और वो डॉल से कहता है कि इन बच्चों के साथ तुम खेलो, मुझे थोड़ा काम है। वो डॉल जमीन पर लैंड करती है और इनोस्के कानाओं पर हमला करना शुरू कर देती है। डोमा उन दोनों को बताता है कि ये डॉल मेरे जितनी ही पावरफुल है, और इतना कहते ही डोमा वहां से जाने लगता है। तभी इनोस्के जोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, लेकिन कानाओ उसे बैटल पर ध्यान देने के लिए कहती है क्योंकि मीको डॉल इनोस्के के जस्ट सामने आकर उस पर हमला कर देती है। फिर डोमा नोटिस करता है कि इनोस्के तो ब्रीथ कर ही नहीं रहा और बिना सांस लिए भी वो इतनी कमाल की टक्कर दे रहा है। तभी मीको डॉल यूज करती है व्हाइट बिजार्ड प्रिंसेसेस और पूरे कमरे में आइस फॉग फैला देती है और इनोस्के इस हमले से बचने के लिए भागने लगता है। जाने से जस्ट पहले डोमा नोटिस करता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी फाइटिंग स्टाइल भी बहुत अलग है, शायद इसे और थोड़ी देर ऑब्जर्व करने से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डोमा कानाओ और इनोस्के की सारी टेक्निक्स देखना चाहता था और इसीलिए वो अपने अटैक्स को थोड़ा और पावरफुल कर देता है। फिर डोमा अपनी एक और डॉल बना देता है ताकि ये खेल जल्दी से खत्म हो जाए और वो मास्टर मुजान की कुछ मदद कर सके। डोमा की नई डॉल आते से ही विंटर आइसिकल अटैक कर देती है, जिससे इनोस्के और कानाओ दोनों को ही बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और इनोस्के की बॉडी पर तो कई सारे कट्स भी लग जाते हैं। और ये देखकर इस फाइट से डोमा का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों भी नॉर्मल डीमन स्लेयर्स ही हैं। इसीलिए वो बाहर जाने के लिए अपने रूम के गेट तक पहुंचता है और तभी एकदम से उसकी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और इससे अपर मून 2 बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हो जाता है और मेल्ट होती हुई बॉडी के साथ वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहां पर शिनोबू कानाओ को अपना मास्टर प्लान बताने वाली थी। शिनोबू उसे बताती है कि अगर उनका सामना कभी अपर मून 2 से होता है तो शिनोबू खुद मारी जाएगी और डोमा के द्वारा खा ली जाएगी। और ये सुनते ही कानाओ पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि इससे बेहतर होगा अगर हम उससे साथ मिलकर लड़े और हरा दें। शिनोबू कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक अपर मून लगभग 3 हाशिरास के जितना पावरफुल होता है और जहां तक उसे इन्फॉर्मेशन मिली है अपर मून 2 को लड़कियों से एक अलग ही ऑब्सेशन है। शिनोबू जानती थी कि अगर वो डोमा से लड़ेगी तो वो डेफिनेटली मारी जाएगी, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और पिछले 1 साल से शिनोबू विस्टेरिया पॉइजन कंज्यूम कर रही है। धीरे धीरे करके उसने अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन इंजेक्ट कर लिया है। यहाँ पर शिनोबू बताती है कि उसकी तलवार में सिर्फ 37 ml विस्टेरिया पॉइजन आ पाता है मैक्सिमम, लेकिन अभी इस पॉइंट तक शिनोबू की बॉडी में 37 किलोग्राम पॉइजन है जो कि एक अपर मून को कमजोर करने के लिए काफी है। हम देखते हैं कि डोमा की बॉडी अब मेल्ट होने लगी है और उसका रीजनरेशन भी रुक गया है और तभी एकदम से उसकी आइस डॉल्स भी टूट जाती है। कानाओ, जिसे शिनोबू का प्लान पहले से ही पता था, वो इनोस्के से कहती है कि अभी सही टाइम है डोमा का गला काटने का और शिनोबू को खुद नहीं पता था कि ये प्लान काम करेगा भी या नहीं। इसीलिए कागाया ओबियाशिकी शिनोबू को इस मामले में लेडी टामायो की मदद लेने के लिए कहते हैं।
शिनोबू कानाओ को बताती है कि एक बार अगर पॉइजन ने काम करना शुरू कर दिया तो ये कानाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोमा को खत्म करने की। इसीलिए कानाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर डोमा पर हमला करती है ताकि शिनोबू का सैक्रिफाइस वेस्ट ना जाए। जैसे ही इनोस्के और कानाओ डोमा पर हमला करते हैं, डोमा अनलीश करता है अपना फाइनल मूव फ्रोजन लिली बोधिसत्व, जिससे एक आइस का बुद्धा स्टैचू बन जाता है। और ये बुद्धा स्टैचू बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। स्टैचू बिना टाइम वेस्ट किए इनोस्के और कानाओ पर हमला कर देता है। कानाओ ये बात जानती थी कि अगर अभी वो पीछे हटे तो डोमा के पास बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा रीजनरेट करने के लिए, और अगर वो ज्यादा पास रहे और उन्होंने फॉग को इनहेल किया तो वैसे भी वो नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे टाइम पर कानाओ अपनी लास्ट टेक्निक यूज करती है, जो कि उसे यूज करने से मना किया था शिनोबू ने, क्योंकि वो इस अटैक को यूज करते हुए परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती है, क्योंकि आंखें बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होती है और उनकी ब्लड वेसल्स बहुत पतली होती है। तो अगर इतना ज्यादा प्रेशर आईबॉल्स पर पड़ेगा तो श्योरली वो ब्लाइंड हो जाएगी। लेकिन कानाओ का ये सैक्रिफाइस बहुत ही छोटा होगा शिनोबू के सैक्रिफाइस के सामने, इसलिए वो यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज, जो कि फ्लावर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म है। इससे कानाओ की आंखें पूरी तरीके से ब्लड से भर जाती है और वो इसे ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकती। तभी वो देखती है कि बुद्धा स्टैचू ने इनोस्के को पकड़ रखा है और बस मारने ही वाला है कि तभी कानाओ स्टैचू पर हमला कर देती है और स्टैचू के हाथों को काट देती है, जिससे इनोस्के फ्री हो जाता है। कानाओ का अगला टारगेट था डोमा का गला, और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली थी, बोधिसत्व स्टैचू का मुंह डायरेक्टली कानाओ के पीछे आ जाता है और उस पर आइसी फॉग अटैक कर देता है, जिससे कानाओ आधे से ज्यादा जम जाती है और डोमा का गला काटने से पहले ही उसकी तलवार रुक जाती है। तभी इनोस्के यूज करता है उसकी ब्रांड न्यू टेक्निक स्वॉर्ड थ्रोइंग स्लाइस, जिसमें वो अपनी तलवारों को पूरी पावर के साथ कानाओ की तलवार पर फेंक देता है। एंड फाइनली वही होता है जिसका हम सभी को इंतजार था। इनोस्के की तलवार के कांटेक्ट में आते ही कानाओ डोमा का सर धड़ से अलग कर देती है। डोमा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सर अभी अभी कट चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कमजोर डीमन स्लेयर्स उसे हरा देंगे। हालांकि डोमा अभी भी हार नहीं मानता है। उसका मानना था कि उसका सर फिर से रीजनरेट हो जाएगा, बिल्कुल आकाजा या मुजान की तरह, और सर कटने के बाद भी वो फाइट को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसे ही डोमा का सर कट कर जमीन पर गिरता है, उसकी बॉडी और उसका सर डिसइंटीग्रेट होने लगता है और जल्द ही वो समझ जाता है कि अब उसका टाइम आ चुका है। उसके मरने के ठीक पहले उसे अपना बचपन याद आता है। बचपन में डोमा के सामने ही उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था, क्योंकि उसके डैड फीमेल फॉलोवर्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। जब डोमा की मॉम उसके डैड को मार रही थी, तब डोमा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि प्लीज मेरे कमरे को गंदा मत करो और बाहर कहीं जाकर एक दूसरे को मारो। हालांकि उसके कुछ टाइम बाद डोमा की मॉम भी सुसाइड कमिट कर लेती है, लेकिन डोमा ने उसके पेरेंट्स के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। डोमा बताता है कि वो 20 साल की उम्र में एक डीमन बन गया था और लगभग 100 सालों से वो डीमन ही है, लेकिन अभी तक इंसानों के इमोशन के बारे में डोमा को कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद हम एक आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं, जहां पर शिनोबू के हाथ में डोमा का सर था। शिनोबू डोमा से कहती है कि फाइनली तुम मारे जा चुके हो और अब मैं चैन से मर सकती हूँ। डोमा उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम शिनोबू है या कनाए है, जिस पर शिनोबू कहती है कि तुम्हें नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमसे घिनौना जीव मैंने आज तक नहीं देखा। डोमा उसे बताता है कि वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे पता भी नहीं चला और पॉइजन उसके खून में पूरी तरीके से मिल गया। इस पर शिनोबू बताती है कि उस पॉइजन को तैयार करने में लेडी टामायो ने उसकी मदद की थी। तभी एकदम से डोमा कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर कुछ फील हो रहा है। मेरा दिल, जो कि टेक्निकली अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो बहुत तेजी से धड़कने लगा है। इसीलिए वो शिनोबू से पूछता है कि क्या ये प्यार है, और एकदम से डोमा को ये भी रियलाइज हो जाता है कि स्वर्ग और नर्क जैसी चीजें शायद एग्जिस्ट कर सकती हैं। जिस पर शिनोबू उसे गाली देती है और कहती है कि बेहतर होगा तुम जल्दी से नर्क चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ इनोस्के, जहाँ पर डोमा डिसइंटीग्रेट हुआ था, वहीं पर खड़ा होकर अपनी जीत का ऐलान कर देता है। लेकिन इस पॉइंट तक इनोस्के इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर एकदम से इनोस्के को याद आता है कि एक बार तांजीरो ने उसे बताया था कि सभी की मॉम होती है, पर उस टाइम तक इनोस्के को लगता था कि उसकी कोई मॉम है ही नहीं, वो तो बोर्स के झुंड में से ही एक है। लेकिन तांजीरो उसे यकीन दिलाता है कि तुम एक इंसान हो और इसीलिए तुम्हें इंसान नहीं जन्म दिया है। इनोस्के का मानना ये था कि अगर उसकी कोई मॉम है भी, तब भी
उन्होंने इनोस्के को छोड़ दिया। जेनित्सु इस पर कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ा है तो जरूर उनकी कुछ मजबूरी होगी, तभी तो उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया है। जिस पर इनोस्के कहता है कि अगर मेरी मॉम को मेरी कोई जरूरत नहीं तो मुझे भी मॉम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तांजीरो उसे ऐसा कहने से मना करता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती होंगी। और इस पैनल में हम देखते हैं कि इनोस्के को उसकी रियल मॉम की याद आने लगती है और उन्हीं की याद में वो रोना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कानाए को, जो कि शिनोबू का हेयर क्लिप ढूंढ रही थी और वो ये चीज भी नोटिस करती है कि उसकी राइट आई अब काम नहीं कर रही। कानाओ अपनी बड़ी बहन से माफी मांगती है और तभी कानाओ को याद आता है वो टाइम जब उन दोनों की बड़ी बहन कानाए अपर मून 2 डोमा के हाथों मारी गई थी और उसके फ्यूनरल पर शिनोबू बहुत ज्यादा रो रही थी। उस टाइम कानाओ को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो भी रोना चाहती थी, लेकिन वो रो ही नहीं पाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा ही नहीं। कानाओ अपने सारे दोस्तों को थैंक यू बोलती है और अपनी दोनों बड़ी बहनों से माफी मांगती है कि तभी शिनोबू और कानाए खुश होते हुए उसके सर पर हाथ रखते हैं और मन ही मन में बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जैसे ही कानाओ ऊपर देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। जिसके बाद हम एक आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पर शिनोबू अपनी बड़ी बहन कानाए के साथ फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलती है और वो सभी बहुत ज्यादा ही खुश थे। कानाओ जिसके हाथ में उसकी बड़ी बहनों की हेयर क्लिप थी वो फाइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि आकाजा से फाइट के बाद बेहोश था और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसे कहीं से आग जलने की खुशबू आ रही थी। तांजीरो सबसे पहली चीज देखता है कि गियू आग जलाकर अपनी तलवार को गर्म कर रहा है, जो देखकर तांजीरो हैरान रह जाता है। गियू से बताता है कि बांधने के बाद भी उसका खून नहीं रुक रहा था, इसलिए वो अपने घाव को जला रहा है ताकि ज्यादा खून ना निकले, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घाव भी भर सकता हूँ। जिस पर तांजीरो झिझकते हुए हाँ कहता है। फिर गियू तांजीरो से कहता है कि ये फाइट तो सिर्फ शुरुआत थी, फाइनल फाइट तो मुजान से होगी और मुजान से पहले उन्हें अपर मून 1 और अपर मून 2 से भी लड़ना है एंड ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी वहां पर एक मैसेंजर क्रो आ जाता है जो कि सभी को बताता है कि कानाए, इनोस्के और शिनोबू ने अपर मून 2 डोमा को मार दिया और अभी इनोस्के और कानाओ दोनों की ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद हम देखते हैं नाकीमे को, जो कि अब अपर मून 4 बन चुकी है। उसकी फाइट शुरू हो जाती है मित्सुरी और ओबुनोई से और ये फाइट बहुत ही कांटे की टक्कर वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं मुइचिरो और गियोमे को, जो कि मुजान के बहुत नजदीक थे। तभी इन्फिनिटी कैसल मुइचिरो को गियोमी से अलग कर देता है और बहुत ही दूर जाकर एक कमरे में फेंक देता है और उस कमरे में एक अपर मून ऑलरेडी था, अपर मून 1 कोकुशिबो। अपर मून 1 मुइचिरो को देखकर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हो। और इसी पैनल के साथ इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 डोमा फाइट खत्म हो जाती है। इन्फिनिटी कैसल का एक मेजर पार्ट तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बचा है। तो अगर तुम्हें इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो का लाइक एम कंप्लीट करना होगा, विच इज 999 लाइक्स। और जैसे ही ये टारगेट कंप्लीट होता है मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।